आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रक्त या रुधिर, इसको ब्लड कहा जाता है। यह हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और कंपटीशन की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो जो रुधिर होता है वह लाल रंग का तरल संयोजी ऊतक होता है। तरल संयोजी ऊतक, इसको अंग्रेजी में कहेंगे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। जो ब्लड है इसकी pH 7.4 होती है, तो 7 से थोड़ी सी ज्यादा होने के कारण हमारे रक्त की प्रवृत्ति हल्का क्षारीय होती है। ये थोड़ा स्लाइटली एल्कलाइन, थोड़ा मामूली सा क्षारीय होता है। रक्त की जो मात्रा होती है एक वयस्क पुरुष में लगभग 5.5 लीटर अर्थात 5.5 लीटर रक्त पाया जाता है, लेकिन स्त्रियों में रक्त की मात्रा कुछ कम होती है। रुधिर पूरे शरीर में सर्कुलेट होता रहता है, इसका कारण हमारा हृदय है। हृदय निरंतर पंप होता है, जिसके कारण एक प्रेशर उत्पन्न होता है और इस प्रेशर के कारण रुधिर पूरे शरीर में सर्कुलेट होता रहता है। अब रुधिर को यदि बांटा जाए तो मोटे तौर पर 2 भागों में रुधिर को बांटा जा सकता है। वो 2 भाग कौन से हैं? पहले भाग का नाम है प्लाज्मा और दूसरे भाग का नाम है रुधिर कणिकाएं। रुधिर कणिकाएं, रुधिर कणिकाओं को अंग्रेजी में ब्लड कार्बोसेल्स या ब्लड सेल्स कहा जाता है। जो प्लाज्मा होता है ये रक्त का तरल भाग होता है, लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड। और रुधिर कणिकाएं जो है इन्हें पुनः 3 भागों में बांट दिया है। रुधिर कणिकाओं को पुनः 3 भागों में बांट दिया गया है। पहली है लाल रुधिर कणिकाएं, लाल रुधिर कणिकाएं, दूसरी है श्वेत रुधिर कणिकाएं और तीसरी है प्लेटलेट्स। तीसरी है वो है प्लेटलेट्स। रुधिर कणिकाएं 3 प्रकार की हैं। लाल रुधिर कणिकाएं अंग्रेजी में बोलेंगे रेड ब्लड कार्बोसेल्स या रेड ब्लड सेल्स। दूसरी है श्वेत रुधिर कणिकाएं यानी व्हाइट ब्लड कार्बोसेल्स और तीसरी है प्लेटलेट्स। लाल रुधिर कणिकाओं के लिए एरिथ्रोसाइट्स शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। श्वेत रुधिर कणिकाओं के लिए ल्यूकोसाइट्स शब्द का भी प्रयोग किया जाता है और इनके लिए थ्रोम्बोसाइट शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब प्लाज्मा पे आते हैं। प्लाज्मा रुधिर का तरल भाग होता है। रुधिर का तरल भाग होता है। प्लाज्मा वैसे रुधिर का लगभग 55% भाग बनाता है। अगर 55% भाग प्लाज्मा ने बनाया तो रुधिर कणिकाओं ने कितने प्रतिशत भाग बनाया? 45% भाग। अब प्लाज्मा तरल भाग है तो तरल क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर पानी पाया जाता है और पानी सबसे अधिक पाया जाता है और पानी की मात्रा जो प्लाज्मा में है वो 90 से 92% होती है। पानी के अलावा इसके अंदर 6 से 8% तक प्रोटीन्स होती हैं और इसके बाद बचे हुए शेष भाग में कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ, घुली हुई गैसें होती हैं। अगर हम प्रोटीन्स की बात करें तो इसके अंदर मुख्यतः 4 प्रकार की प्रोटीन्स हैं, उनको जान लेते हैं। तो पहले प्रकार की जो प्रोटीन है उसका नाम है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन जो प्रोटीन है ये रुधिर का परासरण दाब बनाने में महत्वपूर्ण है। परासरण दाब बनाए रखती है। दूसरे प्रकार की जो प्रोटीन है वो है ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन जो प्रोटीन है ये एंटीबॉडीज यानी प्रतिरक्षियों का निर्माण करती है। ये प्रतिरक्षी शरीर की सुरक्षा का कार्य करते हैं।
और जो दो प्रोटीन्स और महत्वपूर्ण हैं प्लाज्मा की, वो है प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन। प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन्स हैं, ये रुधिर का थक्का जमाने में महत्वपूर्ण है। ये दोनों ही प्रोटीन रक्त का थक्का जमाने में महत्वपूर्ण है। तो ब्लड में जो प्लाज्मा होता है उसकी मात्रा 55% है। इसमें जो 4 प्रकार की प्रोटीन, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन जो होती हैं, ये महत्वपूर्ण प्रोटीन है। इनका काम पूछा जाता है। एल्ब्यूमिन जो है प्लाज्मा घाव बनाए रखती है, ग्लोब्यूलिन का काम एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी का निर्माण करना है, प्रोथ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन का काम रुधिर का थक्का जमाना है। इसके अतिरिक्त इसमें घुली हुई अवस्था में यूरिया है, हार्मोन्स हैं, ग्लूकोज है, कोलेस्ट्रॉल है, ये कई पदार्थ पाए जाते हैं। इसमें दो चीजें जानने लायक हैं। ग्लूकोज की वो मात्रा होती है, ग्लूकोज की मात्रा 80 से 120 मिलीग्राम प्रति 100 ml होती है। ग्लूकोज की मात्रा 80 से 120 मिलीग्राम प्रति 100 ml होती है। यदि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा की बात करें, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा की बात करें तो यही मात्रा 150 से 230 मिलीग्राम प्रति 100 ml होती है। कोलेस्ट्रॉल की यदि मात्रा की हम बात करें, इसके अलावा सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि के फॉस्फेट, सल्फेट, बाइकार्बोनेट भी रुधिर में पाए जाते हैं। इन्हीं की उपस्थिति के कारण ब्लड क्षारीय होता है। तो ये प्लाज्मा के बारे में महत्वपूर्ण बातें जान ली हमने। अब इसके पश्चात रुधिर कणिकाओं के बारे में जानने का हम प्रयास करेंगे। तो रुधिर कणिकाएं रुधिर का लगभग 45% भाग बनाती हैं और ये 3 प्रकार की हैं: लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं और प्लेटलेट। लाल रुधिर कणिकाओं को आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स कहा जाता है, जबकि इसको डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल्स कहा जाता है। तो पहले लाल रुधिर कणिकाओं के बारे में जानते हैं, यानी आरबीसी। लाल रुधिर कणिकाएं रुधिर में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली कणिकाएं हैं। इनकी मात्रा सबसे अधिक होती है। इनका जो आकार है वो उभयावतल या द्विअवतल, अंग्रेजी में कहेंगे बाई कॉनकेव। ऐसा इनका आकार होता है। आरबीसी जो है ये मृत कोशिकाएं हैं, मृत कोशिकाएं यानी डेड सेल्स। आरबीसी डेड सेल्स है क्योंकि इनमें कोशिकांग नहीं पाए जाते। इसके अंदर लाल रंग का एक श्वसन वर्णक यानी रेस्पिरेटरी पिगमेंट
पाया जाता है, जिसे हम हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं। हीमोग्लोबिन। जो हीमोग्लोबिन है ये श्वसन क्रिया में भाग लेता है, इस कारण इसे श्वसन वर्णक कहते हैं, श्वसन क्रिया में मदद करता है। हीमोग्लोबिन दो भागों से मिलकर बना होता है, एक इसका भाग होता है हीम और दूसरा भाग होता है ग्लोबिन। जो इसका हीम भाग है ये आयरन युक्त है, इसमें Fe पाया जाता है फेरस अवस्था में, Fe डबल प्लस अवस्था में, जबकि जो ग्लोबिन भाग है ये इसका प्रोटीन युक्त भाग है। हीमोग्लोबिन दो भागों से मिलकर बना है, हीम तथा ग्लोबिन। हीम आयरन युक्त यानी धातु युक्त भाग है, जबकि ग्लोबिन एक प्रोटीन वाला पार्ट है। ये दोनों मिलकर हीमोग्लोबिन बनाते हैं। हीमोग्लोबिन करता क्या है, यह फेफड़ों से ऑक्सीजन को लेकर कोशिकाओं तक पहुंचाता है और कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर फेफड़ों तक पहुंचाता है। इस प्रकार श्वसन क्रिया में मददगार है। आरबीसी के बारे में और एक दो बातें कुछ महत्वपूर्ण है। आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो 120 दिन होता है। आरबीसी का जीवन काल लगभग 120 दिन होता है। और आरबीसी का जो निर्माण होता है वो लाल अस्थि मज्जा यानी रेड बोन मैरो में होता है। जब बच्चा भ्रूणावस्था में होता है उस समय इसका निर्माण, आरबीसी का निर्माण, उस समय चूंकि लाल अस्थि मज्जा नहीं होती है, उस समय इसका निर्माण यकृत और प्लीहा में होता है। प्लीहा अर्थात स्प्लीन और यकृत को अंग्रेजी में लीवर कहा जाता है। स्प्लीन के बारे में एक बात और बता दें, जो स्प्लीन होती है, स्प्लीन में इसका विखंडन भी होता है। स्प्लीन में इसका आरबीसी का सबसे ज्यादा विखंडन होता है, इसी कारण इसको कब्रिस्तान, आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान यानी ग्रेवयार्ड, कब्रिस्तान शब्द का भी प्रयोग इसके लिए किया जाता है, यानी ग्रेवयार्ड। तो ये आरबीसी का कब्रिस्तान भी होता है। अब जानना की बारी है श्वेत कणिकाओं के बारे में। श्वेत कणिकाओं को हम ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। आरबीसी का एक नाम एरिथ्रोसाइट्स भी होता है। आरबीसी को हम एरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। और डब्ल्यूबीसी का एक नाम ल्यूकोसाइट्स भी होता है। तो अब बारी डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को पुनः दो भागों में बांट दिया गया है। एक इसका भाग है ग्रेन्युलोसाइट और दूसरा भाग है ग्रेन्युलोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी पहले दो भागों में बटे थे, ग्रेन्युलोसाइट्स, ग्रेन्युलोसाइट। इसके बाद ग्रेन्युलोसाइट्स को पुनः तीन भागों में बांटा गया है। ग्रेन्युलोसाइट्स को पुनः तीन भागों में बांटा गया है। कौन से भाग हैं? पहला है इओसिनोफिल्स, दूसरा है बेसोफिल्स और तीसरा है न्यूट्रोफिल्स। एक ग्रेन्युलोसाइट को दो भागों में बांट दिया गया है, लिम्फोसाइट और दूसरा इसका जो भाग है उसको कहते हैं हम मोनोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट, एक ग्रेन्युलोसाइट्स का क्या मतलब है? इनके कोशिका द्रव्य में छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, कणिकामय, इसीलिए इसको कणिकामय कहते हैं। इसको एक ग्रेन्युलोसाइट्स अर्थात कणिका रहित, मतलब इनके कोशिका द्रव्य में छोटे छोटे कण नहीं पाए जाते। तो छोटे छोटे कण पाए जाने के कारण कणिकामय अर्थात ग्रेन्युलोसाइट्स, और ना पाए जाने के कारण ग्रेन्युलोसाइट अर्थात कणिका रहित। इओसिनोफिल्स का एक नाम और होता है, इसको हम एसिडोफिल्स के नाम से भी जानते हैं।
न्यूट्रोफिल्स। इसका कारण क्या है कि जब इसको रंगा जाता है तो ये अम्लीय रंजक, एसिड रंजक लेते हैं, और इसका उदाहरण है इओसिन, इसी के नाम इसका नाम पड़ा है इओसिनोफिल। इओसिनोफिल, तो जो इओसिन जैसे अम्लीय रंजक से ये ग्रहण करता है, ये क्षारीय रंजक ग्रहण करता है रखते समय, और ये उदासीन रंजक ग्रहण करता है। यदि WBC की बात की जाए तो सबसे अधिक मात्रा में जो पाया जाने वाला WBC है वो न्यूट्रोफिल से सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, और ये जीवाणु को सीधे पकड़ के खा जाता है। इसको बोलते हैं भक्ष्यकाणु क्रिया। भक्ष्यकाणु क्रिया अंग्रेजी में इसके लिए शब्द इस्तेमाल किया जाता है फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस। और इन सब में जो सबसे बड़ा जो WBC है वो है मोनोसाइट। इसका आकार सबसे बड़ा होता है और लिम्फोसाइट्स का आकार सबसे छोटा होता है। मोनोसाइट्स भी इसी क्रिया में भाग लेते हैं। मोनोसाइट्स भी फैगोसाइटोसिस करके शरीर की सुरक्षा करते हैं। और कभी कभार शरीर में एलर्जी के कारण इओसिनोफिल की मात्रा काफी बढ़ जाती है, और इस रोग को इओसिनोफिलिया कहा जाता है। जब इओसिनोफिल्स की मात्रा जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है तो इसको इओसिनोफिलिया कहा जाता है। अब तीसरे जो प्लेटलेट्स, तीसरे प्रकार की घटना है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो है इसका काम रुधिर का थक्का जमाना होता है। ये रुधिर का थक्का जमाने का काम करती है। जब कभी शरीर में चोट लग जाती है तो चोट लगे स्थान पर प्लेटलेट्स पहुंचती हैं और वहां पर अपना काम शुरू करती हैं। वहां पर रक्त का थक्का जम जाता है, जिस कारण रुधिर का बहना वहां रुक जाता है। WBC में केंद्रक पाया जाता है, RBC में केंद्रक नहीं होता है, प्लेटलेट्स में भी केंद्रक नहीं होता है। इन दोनों में एक केंद्रक का केवल एक ही भाग होता है, इनमें केंद्रक के एक से अधिक भाग होते हैं। इनमें एक से अधिक लोब पाए जाते हैं, इनमें केवल एक लोब होता है। ये WBC प्लेटलेट में। अब इसके बाद रुधिर के कार्य के बारे में भी हम जान लेते हैं। रुधिर के कार्य। तो रुधिर रक्त का सबसे पहला महत्वपूर्ण कार्य है O2 यानी ऑक्सीजन और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि सांस लेने के दौरान जब हम ऑक्सीजन गैस लेते हैं तो फेफड़ों में पहुंचती है, और फेफड़ों से रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन इसको हर एक कोशिका तक ले जाता है, और जब वहां से CO2 मुक्त होती है उस CO2 को कोशिकाओं से फेफड़ों तक लाता है, जिसे हम सांस द्वारा बाहर निकाल देते हैं। तो पहला कार्य हुआ O2 और CO2 का परिवहन। दूसरा कार्य, रक्त का दूसरा कार्य है भोज्य पदार्थों का परिवहन। भोज्य पदार्थों का परिवहन। खाने के पश्चात पाचन क्रिया होती है। पाचन क्रिया के पश्चात जो भोज्य पदार्थ बनते हैं वो सारे भोज्य पदार्थ रक्त में मिल जाते हैं और पूरे शरीर में घूमते रहते हैं रक्त के माध्यम से। जिस कोशिका को उनकी आवश्यकता होती है तो कोशिका अपनी आवश्यकता अनुसार रक्त से इसे ग्रहण करती रहती है। भोज्य पदार्थों के पश्चात उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन। उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन। तो कोशिकाओं में बनने वाले ऐसे पदार्थ जो कोशिकाओं के लिए हानिकारक होते हैं तो कोशिकाएं उसको रक्त में डाल देती हैं, तो रक्त में उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन होता रहता है, जिनको बाद में किडनी या बड़ी आंत या फिर दूसरे माध्यमों से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। हार्मोन्स का परिवहन। हार्मोन्स जो होते हैं वो अंतःस्रावी ग्रंथियों में बनते हैं और
ये अंतःस्रावी ग्रंथियों बनने के पश्चात सीधे रक्त में मिल जाते हैं और रक्त के द्वारा पूरे शरीर में इनका परिवहन होता रहता है। तो हार्मोन्स का परिवहन भी रक्त करता है। इसके पश्चात शरीर के ताप का नियंत्रण, शरीर के ताप का नियंत्रण, हम लोग का जो ताप होता है शरीर का वो लगभग 37 डिग्री सी या 98.6 फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सी और फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट शरीर का तापमान होता है। उसका नियंत्रण का काम भी रक्त का होता है। इसके अलावा शरीर की पीएच मान को नियंत्रित बनाए रखना, शरीर का पीएच मान जो हमने बताया था 7.4 का होता है वो भी नियंत्रित करने का काम ये करता है। इस प्रकार शरीर में समस्थैतिकता अर्थात होमियोस्टेसिस बनाने का काम भी ब्लड का यानी रक्त का होता है। इसके पश्चात अगर कहीं चोट लग जाती है, खून बाहर निकलने लगता है, तो इस चोट के द्वारा नुकसान हो सकता है शरीर को, थक्का जमाने का काम भी रक्त करता है। थक्का जमाने का काम भी रक्त का है। अब एक बात तो यहाँ पर और जानने लायक है कि रक्त का थक्का तभी जमता है जब चोट लग जाए, तब तक नहीं जमता जब शरीर के अंदर रक्त बह रहा हो। तो उसका कारण है हेपेरिन। हेपेरिन एक कोएगुलेंट है अर्थात एंटीकोएगुलेंट है। कोएगुलेंट एंटीकोएगुलेंट है, ये प्रतिजामक पदार्थ है। प्रतिजामक अर्थात ये रक्त का थक्का जमने से रोकता है। तो जब तक हेपेरिन रक्त के अंदर रहता है तो रक्त का थक्का जमने से रोकता है, और जब चोट लगती है तो रक्त वायु के संपर्क में आता है तो हेपेरिन का काम खत्म हो जाता है। तो यह उस समय रक्त का थक्का जमने से नहीं रोकता। अगर रक्त शरीर के अंदर बह रहा हो उस समय जो हेपेरिन है इसका निर्माण रक्त में होता है। ये एंटीकोएगुलेंट है, प्रतिजामक पदार्थ है, ये जिनका रक्त का थक्का जमने से रोकता है। तो इस प्रकार आज के बारे में हमने समझा और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों ने अगर ध्यान से सुना होगा तो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप इसी प्रकार वीडियो देखते रहिए। अगर अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा और इसी प्रकार आप अपना स्नेह हमें देते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।